सो हम लोग ने अभी जस्ट फॉर्म कंप्लीट किया अपना एंड फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब बेसिक्स ऑफ div टैग एंड CSS में आ गए। हम लोग का ये पार्ट है अगेन बेसिक HTML टैग्स का ही पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग CSS भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आएंगे। फीडबैक फॉर्म बनाना, लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करना, अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाना, इन सब के लिए इन सब टैग्स और आपको स्टाइलिंग का पता होना चाहिए। हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हम लोग मान लीजिए style.html सेव हम कर रहे हैं उसको style.html। CSS अपने आप में काफ़ी वास्ट है। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ जनरल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने यूज़ के हिसाब से और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जब आएंगी हमारे सामने। नॉर्मल हम लोग अपने किसी भी HTML को रन करते हैं, ठीक है, और हेड हो गया। हेड के अंदर हम लोग के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम लोग का वो कंटेंट होता है जो यूज़र को दिखाई देता है। इसको हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर में ही ओपन कर लेते हैं। आगे एक कलर कोडिंग हम लोग जिससे फेमिलियर है वो करें। अब आपको मालूम है कि जो भी चीज़ ब्लैक होती है वही दिखाई देती है फ्रंट एंड पे, तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। हम लोग यहाँ पे टाइटल में सबसे पहला एंटर करते हैं वी आर लर्निंग div, ठीक है। div टैग पहला पार्ट है। div टैग, div का मीनिंग अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो मीनिंग हो सकता है कंटेनर, ठीक है, कंटेन करने वाला, ठीक। जैसे हम किसी बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू रखते हैं या किसी बॉक्स के अंदर कोई थिंग या वस्तु रखते हैं चीज़, तो वो उस बॉक्स के बाहर नहीं जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पूरे HTML को, कोड को अगर हम एक कंटेनर में रखना चाहें तो वो div है, ठीक है। कई डिज़ाइन में आप पहले डिज़ाइन जिस तरह से होती थी तो ब्लॉक टाइप में एक ब्लॉक बाय ब्लॉक, हाँ एग्जैक्टली, ब्लॉक्स में आप जो है कंटेंट को रखेंगे और ब्लॉक्स को आप उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। आप ब्लॉक्स को जो है इधर उधर सेट कर देंगे और उसी फॉर्मेट में आपका पेज आएगा, ठीक है। मान लीजिए हम एक div को रखते हैं तो div ओपन होता है इस तरह से, बॉडी में ओपन, ठीक है, और एंड होता है यहाँ पे। div भी नॉर्मल ओपन एंड होता है। अब एक div अपने अंदर कई divs को रख सकता है, ठीक है। div के अंदर पूरी कोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम div के साथ, क्योंकि हम लोग div टैग एंड स्टाइलिंग की बात भी कर रहे हैं ना, div टैग एंड स्टाइलिंग भी हम सीख रहे हैं साथ में, तो div के साथ हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा हमने, स्टाइल इज इक्वल टू और डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा करें, पर समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इज इक्वल टू येलो,
या मान लो हम कहते हैं पाउडर ब्लू, एक एक कलर होता है पाउडर ब्लू, ठीक है। पहले हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जब आपने इसको रन किया तो आपका टाइटल तो आ गया, मगर यहाँ पे कुछ नहीं आया ऐसा पाउडर ब्लू कलर का या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कुछ लिखा कंटेंट ए। अब जब ए आया तब वो कलर आया। इट मीन्स कि हम लोगों ने पहले ही डिव को कोई विड्थ या हाइट नहीं डिफाइन की है, ठीक है। वो अब कंटेंट के हिसाब से खुद की विड्थ और हाइट को जितना उसके एडजस्ट कर रहा है। जैसे ए के अंदर हम एक ब्रेक लगा देते हैं और फिर बी लिखते हैं तो एक लाइन और ऐड होगी, ठीक है। तो ये जितना उस डिव के अंदर कंटेंट होगा बढ़ता चला जाएगा उतना ही है, ठीक है, अलग-अलग होता जाएगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। बैकग्राउंड में ही आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज, इसको कैसे लिखते हैं URL, ठीक है, क्योंकि इमेज का हमेशा हम लोग को आज तक पाथ देना पड़ा। हमारे इसी में एक अनटाइटल्ड .png नाम से एक इमेज पड़ी तो ऑब्वियसली कलर और उसके साथ का कॉम्बिनेशन हम दे रहे, शायद नहीं पड़ी है तो सही। जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, हम अब इसको ज़रा एक हाइट देते हैं। सबसे पहले कि हम अपने डिव को हाइट दे देते हैं, मान लीजिए 400 पिक्सल्स की। जो भी डिव हम लिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन, उसको हम जब हाइट जब तक नहीं देंगे तब तक वो इमेज जो है आपकी शो नहीं होगी, क्योंकि आपके डिव की वो हाइट में है। तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड बनाते हैं, कुछ शेड्स बनाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट सा डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे एक हम ये BG कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक इसको हम लोग यहाँ पे bg.png ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये पूरा आपका एक पतली सी इमेज आपके पूरे बने रिपीट हो गई। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। ये हमने अपने डिव को हाइट दी। अब इस डिव के अंदर का जो भी कंटेंट रहेगा वो इस डिव के बाहर नहीं जाएगा, हम चाहे जितना भी लिख दें, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो पूरा इस डिव के अंदर ही रहेगा, इस डिव के बाहर नहीं जाएगा। मान लीजिए कंटेंट 400 पिक्सल हमने दिया है डिव की साइज हाइट, उससे तो ज़्यादा उससे वो चला जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा अगर लिखे तो। हाँ, मगर हम लोग को जो है फिर हम उसमें स्क्रॉलिंग लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रॉलर लग जाए कि अगर उससे ज़्यादा का कंटेंट है, अलग अलग डिव में अलग अलग स्क्रॉलिंग लग जाएगा, स्क्रॉल अलग अलग डिव बन सकते हैं, अलग अलग स्क्रॉलिंग लग सकता है। हम लोग यहाँ पे भी जो बेसिक समझ रहे हैं वो ये है कि एक ये डिव है, इसके अंदर कुछ हम लोग साथ में स्टाइलिंग टैग्स भी आपके देख रहे हैं। तो बेसिक स्टाइलिंग टैग आपके यही होते हैं कि किसी भी एलिमेंट को आप हाइट दे सकते हैं, ठीक है, उसके विड्थ सेट कर सकते हैं। इनके लिखने का तरीका एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जैसे हाइट और कोलन, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं, फिर सेमी कोलन, ठीक है। अब जैसे विड्थ है, हम लोग ने 100% विड्थ के एग्जांपल पहले भी देखे हैं, तो विड्थ हमने 100% दी तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको जो है आप जब चेंज करेंगे तो ये अपने आप को
एडजस्ट करता रहेगा। इसी की जगह अगर हम इसको 100% की जगह मान लीजिए 1000 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा कि ये आपका चेंज होगा, सेव नहीं होगा, ठीक है। तो 1000 पिक्सल के केस में एक आपकी स्क्रॉलिंग आ जाएगी, तो और यहाँ पे भी आपका 1000। तो अब जैसे आपने यहाँ पे 1000 पिक्सल दे दिया, नाउ इस नेक्स्ट पार्ट में आप कोई और डिव लगा सकते हैं, है ना। या आपको पता है कि पूरी डिज़ाइन आपकी 100% है ना, पूरी डिज़ाइन आपकी 100% है। तो इसको आप अगर किसी पार्ट को 60% दे दें, यानी कि आपके पास अब 40% बचा है, तो इस डिव के बगल में आप एक और डिव लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप दे सकते हैं कि डिव स्टाइल, अगेन वैसे ही स्टाइल इज इक्वल टू विथ, ठीक है, 60-40%, ठीक, ये हो गया। और डिव क्लोज, दोनों की हाइट हम सेम कर देते हैं, हाइट 400 पिक्सल, ताकि दोनों सेम हाइट करें। इसमें हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हम कहते हैं येलो, ठीक है, जस्ट ऐसे। तो अब ये कलर जो हैं ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके लिए कलर्स के हेक्साडेसिमल कोड्स भी आते हैं, जैसे ई ऐसा कोई कोड, ठीक है। तो ये आपका ये कोई वो बन गया, पर हम चाहते ये थे कि ये डिव इधर आ जाए। इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप एलिमेंट को या एक डिव को फ्लोट करा सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट, ये वाला फ्लोट होके लेफ्ट आ जाएगा, और इसको हम कह दें कि फ्लोट राइट, है ना, ये वाला फ्लोट होके राइट चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि CSS प्रॉपर्टीज भी हम लोग समझते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में हम लोग डिव का अलाइनमेंट और लेआउट भी समझते जा रहे हैं। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पार्ट में कुछ और लिख सकते हैं, और इस पार्ट में कुछ और कंटेंट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ से आपको, जैसे मान लो आप एक इसमें हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे आप कहते हैं कॉन्टैक्ट क्विक इंक्वायरी, मान लो एक ऐसा हम ये लिखते हैं क्विक इंक्वायरी, ठीक है। इसके बाद आप एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। फॉर्म में आपको क्या, अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि एक वो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू मान लो नेम, ठीक है। एक छोटी प्रॉपर्टी और होती है प्लेस होल्डर, ये एट्रीब्यूट होता है, हम लोग इसी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर आता है, जो उसके अंदर लिख के आते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या ईमेल, ठीक है, प्लेस मान लो एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म था और एक सबमिट बटन,
नेम इज इक्वल टू सब प्लेस होल्डर, कुछ होगा नहीं इस केस में। इस केस में वैल्यू होती है क्योंकि ये यूज़र यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करता है, इसको बटन क्लिक करता है तो उसमें वैल्यू होती है, सबमिट या एंटर या कुछ भी आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया हम लोग का। अब हम इसको रिलोड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो जो आपने अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी दी थी तो वो पूरे डॉक्यूमेंट का अलाइन सेंटर नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर डिव से उसे मतलब रहा कोई। क्यों? क्योंकि यही डिव उसको कंटेन कर रहा है, ये वाला डिव ही उसको इंकेस कर रहा है, इसी के केस में वो है। तो अब वो उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ही मान के सेंट्रल है ना। तो ये हम एक प्रॉपर्टी ऐसे लगाते हैं या यहाँ पे अब हम एक ब्रेक लगा देते हैं, मान लीजिए ठीक है, ब्रेक यहाँ पे भी ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट अलाइन। ये तो H1 को अलाइन किया क्योंकि उसके खुद की प्रॉपर्टी थी। अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर में अलाइन हो रहा है, तो आपका फॉर्म जो है ये इस तरह से आ रहा है। तो एक CSS प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, ये आप जिस भी डिव में या जहाँ कहीं भी लगा देते हैं पैराग्राफ में, तो वहाँ का टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाता है। ठीक है, हम लोग कुछ डमी कंटेंट कॉपी कर लाते हैं कहीं से। हम लोग एक टेक्स्ट कॉपी करके आए, मान लो हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये कोई हम लोग का टेक्स्ट था, इसको हम यहाँ पे H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है, ये दिया हमने। और H1 ये कुछ पेमेंट गेटवे के बारे में, गेटवे इंटीग्रेशन, कुछ रैंडम टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया गया है। अब जैसे इसमें यह है कि फॉर्मेट करने के लिए ऑब्वियसली अभी 1 2 3 ये सब का कोई मीनिंग है नहीं, या तो आपको ब्रेक या पैराग्राफ के थ्रू इसको लिखना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो एक तरीका तो यह है कि आप ये करें। एक तरीका आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसको आप एक OL में कर, तो जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा था उन सब का हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। OL में LI, तो पहले ये कॉपी कर लेते हैं। LI में तो नंबर अपने आप ले लेना। हाँ ठीक है, और ये ले लिया हमने और इसको यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आपको दिखेगी कि जब आप एक्चुअल कंटेंट लिखने चलेंगे तो आपके वो सारे जो आपने सीखे थे, अगर इसको UL करना है आप UL कर सकते हैं, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से। तो अब जैसे इसमें हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो जो हम लोग का ये डिव है, अभी हम लोग ने इसमें फ्लोट लेफ्ट जैसा किया है, एक इसमें भी प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग वर्ड या उसमें करते थे तो टेक्स्ट आपका प्रॉपरली जस्टिफाइड आ जाएगा, अपने आप एडजस्ट, है ना। एक दूसरे के नीचे अच्छे से अलाइन होते हैं। मान लो ये पैराग्राफ साथ में लिखें तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मीनिंग है जस्टिफाइड का, है ना। अगर हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं तो ये सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज सब कुछ जो है सेंटर में हो, तो ये आपका अब
CSS प्रॉपर्टीज़ का एक टेक्स्ट का पार्ट है। तो CSS प्रॉपर्टीज़ को आप कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉन्ट्स को लेके हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें इस पर्टिकुलर डिव में फॉन्ट का कलर चेंज करना है, हम चाहते हैं इसका कलर जो है ऐसा कुछ हो जाए, या हम कुछ रैंडम हेक्साडेसिमल कोड दे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोड है मान लो हमारा A44466F, मान लो ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं, कोड देखते हैं क्या है। तो ये आपका ये बन गया कुछ रैंडम। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जिससे आप फॉन्ट को फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉन्ट्स के आपके मतलब जो आपके स्टाइलिंग है या स्टाइल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब जो टैग्स हैं, ये आपको अलग अलग ग्रुप्स में भी बांटे जा सकते हैं। इनको याद करने का एक तरीका ये भी है, जैसे अगर आप फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, फिक्स्ड, रिलेटिव, है ना, ये सब। आप अगर लेआउट की बात करें तो विड्थ हो गई, हाइट हो गई, इस टाइप से। तो अब जैसे कलर है, तो एक कंफ्यूजन ये होता है कि फॉन्ट कलर, पर फॉन्ट कलर नहीं होता है इसके CSS के केस में। फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी नहीं होती, कलर होती है। और जिस भी हम डिव के अंदर लिखते हैं, जिस भी स्टाइल के अंदर लिखते हैं, उसमें आता है ये चीज़, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट चीज़ होती है, आपका नेक्स्ट पार्ट है फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज मान लो, ठीक है। हम मान लीजिए फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा और 20 पिक्सल के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया, हमने सेंटर किया है, राइट अलाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है, हम लोग को लेफ़्ट नहीं लिखना है, राइट हो गया। तो कई बार एप्लीकेशंस प्रिंट करते टाइम या ऐसे आप देखते हैं कुछ पार्ट उसमें लेफ़्ट अलाइन होता है, जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब ये योर्स ट्रूली या समथिंग, तो वो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगला, तो ये एक फॉन्ट से जुड़ा है। फॉन्ट फैमिली होती है, मान लीजिए अभी जो भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एरियल करना चाहते हैं, हो सकता है अभी एरियल फॉन्ट फैमिली एरियल होगी। कॉमिक सेंस, MS, वेडाना, अलग अलग मेन फॉन्ट फैमिलीज़ हैं। इवन आजकल गूगल के भी बहुत सारे फॉन्ट्स आ गए हैं, पर वो API से होता है, गूगल फॉन्ट APIs होते हैं। बहुत सारे और फॉन्ट्स हैं, लोग अपने APIs देते हैं, पर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो अभी नॉर्मल जो HTML जितने भी सपोर्ट करता है वो सारे फॉर्म। तो ये आपने फॉन्ट्स देखा, ठीक है। अभी हमने कहा कि हम लोग बेसिक टैग्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे एक चीज़ होती है, हमारा कंटेंट जो है वो वॉल से एकदम चिपक के आ रहा है। इवन हम अब यहाँ पे जस्टिफाई मान लीजिए करते हैं, तभी हमारा कंटेंट जो है वॉल से काफ़ी एकदम चिपक के आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा मार्जिन हो इसका, ठीक है। तो क्या होता है, एक टैग होता है जिसका नाम है पैडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए हम पैडिंग लिख देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि आपका 5 पिक्सल का लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप से आपका कंटेंट एक मार्जिन लेके आ गया, ठीक है। ये नीचे क्यों हो गया? क्योंकि आपने जब 5% किया तो आपका टोटल विड्थ हो गया 100% प्लस 5% प्लस 5%, मतलब 5 लेफ्ट का 5 है ना, तो 5 पिक्सल
प्लस 5 पिक्सल प्लस 100% जो भी था। तो इसको फिक्स करने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम इसको पैडिंग मान लो 1% देते हैं, ठीक है, तो टोटल विड्थ है उसकी 1% पैडिंग ले लो, तो जो हमारे अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें 1% हम इनमें से काट लेते हैं। 59%, 39%, है ना। तो पैडिंग जो होगी वो दोनों साइड लगेगी। इस तरह से लिखने का पैडिंग का मतलब है कि पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम सब जो है 1 पिक्सल 1%, ठीक है। अभी हम और भी डिफरेंस बता रहे हैं। तो अब आपका ऑब्वियसली यहाँ पे 2% बढ़ गया, पर आपका ये फिक्स हो गया। तो आप चाहते हैं कि आप केवल लेफ्ट और राइट में दें, तो आप इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक आप इस तरह लिख लेंगे पैडिंग लेफ्ट 1%, ठीक है, और पैडिंग राइट 1%। अगर हमें टॉप और बॉटम में चाहिए होती तो हम सिर्फ उस तरह भी लिख सकते थे। जब हमने सिर्फ पैडिंग 1% लिख दिया था तो उसका मतलब हो गया था कि 1% थ्रू आउट पूरे, है ना। अब इस तरह से आपका लेफ्ट और राइट से 1% का पैडिंग आ गया, और हाइट इसके अभी भी 400 पिक्सल्स ही है, इसकी भी। अब ये आपका डिज़ाइन जो है नहीं चेंज होगा, है ना। तो ये एक बेसिक है स्टाइलिंग का, हमने डिस्कस किया अभी। तो ये आपका पैडिंग हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके नीचे हमने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, या मान लो ये यहाँ पे H1 है और यहाँ फॉर्म है, ठीक। H1 जो टैग होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ब्रेक होता है, मतलब लाइन ब्रेक कर देता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और थोड़ा सा गैप लेके चलता है। पर मान लीजिए हम एक फॉर्म को स्टाइल देते हैं, फॉर्म स्टाइल इज इक्वल टू मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ठीक है, ऐसा। तो इसको लोड करते हैं। तो आपका जो फॉर्म है वो टॉप से जितनी भी अभी उसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन थी वहाँ से 100 पिक्सल मार्जिन पे चला गया। अगर हम इसको -100 पिक्सल, इवन पैडिंग में भी हम माइनस में भी दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, उसके ऊपर निकल जाएगा माइनस में। अब ये पता नहीं ऊपर कहाँ भरवा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्जिन भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम मार्जिन और पैडिंग लेके आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। पर मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस ये होता है कि मार्जिन जो है वो आउटर स्पेस से दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा कि हम मार्जिन और पैडिंग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे मेरा ये पार्ट है या ये बॉक्स है एक, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट लिखा जाता है ना। ठीक है, कुछ कंटेंट लिखा जाता है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट को हम यहाँ से मान लो ये कंटेंट है। तो और एक और बॉक्स है जो ब्राउज़र की वॉल्स हो सकती है, ये ब्राउज़र हो सकता है, या मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा रेफरेंस ये है, ये वाला बॉक्स, ब्लैक वाला बॉक्स है, तो इस बॉक्स के लिए जब हम लोग पैडिंग कुछ लिखेंगे, जैसे पैडिंग टॉप या ऐसे, तो उसका असर पड़ेगा पैडिंग लिखने पे
उसका असर पड़ेगा किस पे, इसके कंटेंट पे। इस केस में इसका कंटेंट, अगर पैडिंग टॉप लिख देते हैं, मान लो पैडिंग टॉप 10 पिक्सल ऐसा कुछ, तो क्या होगा कि ये जो इसका कंटेंट है ये टॉप से कुछ 10 पिक्सल नीचे खिसक जाएगा, पर इसको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम मार्जिन टॉप लिख देते हैं, ठीक है, तो मार्जिन से किस पे फर्क पड़ेगा, इस पे खुद पे। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो मार्जिन टॉप की अगर हम बात करते हैं इस कंटेंट को रेफरेंस लेते हुए, तो इसमें आपका जो ये ब्लैक वाला बॉक्स है ये नीचे शिफ्ट होगा 10 पिक्सल। इसके ऊपर जो भी टैग हो, है ना, ये उससे 10 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा, लेफ्ट से मार्जिन, राइट से मार्जिन। कई केसेस में आप देखते होंगे बॉक्स लेआउट होते हैं, है ना, वेबसाइट जैसे ये ब्राउज़र है तो आपके लेआउट जो होता है वो बॉक्स होता है, कुछ इतना पिक्सल छूटा रहता है ना, और इसमें आपका कोई और बैकग्राउंड कलर फील्ड होता है या कोई इमेज लगी होती है। तो धीरे धीरे हम लोग करके वो सब समझेंगे। तो आज हम लोग ने एक बेसिक समझा, ठीक है, CSS के कुछ बेसिक हम लोग ने सीखे आगे, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने। इसको आप एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लें अपने एंड से, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और स्टाइलिंग करेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने स्टाइलिंग को टैग में ही लिखा है, टैग के साथ में ही लिखा है, पर यह तरीका HTML4 के टाइम यूज़ होता था। अब HTML5 आ चुका है पहली चीज़, और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्रॉलर्स या बहुत सारे आपके SEO ऑडिटिंग टूल्स इस तरीके को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, आपको वो नेगेटिव मार्किंग देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि अगर ये, वैसे तो ये सही तरीका है क्योंकि काम कर रहा है, पर रिकमेंडेड तरीका नहीं है SEO के लिए, तो फिर रिकमेंडेड तरीका क्या है, क्या इसके अलावा हम इन पेज भी लिख सकते हैं, वो भी हमने देखा था हेड टैग में, स्टाइलिंग में, वो देखेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके सही हैं। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने एंड से, जो भी आपके डाउट्स हैं वो शेयर कीजिए, और उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे।